Okay class, on second year chemistry we are starting now the fifth chapter, that is d block elements और transition metals. So d block elements के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी कुछ ग्रुप प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं. तो d block elements क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. d block एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर करता है या जिनके पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हम d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस वजह से कहा जाता है? जो कि ट्रांजिशन के मतलब होता है इंटरमीडिएट, दरमियान में. तो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन s ब्लॉक एंड p ब्लॉक एलिमेंट. इनकी प्रॉपर्टीज s ब्लॉक की एलिमेंट्स की तरह भी होती हैं और p ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह भी होती हैं. इस वजह से इनको हम कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी इन ट्रांजिशन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स होती हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन मतलब होता है बिटवीन में होना, बीच में होना किसी चीज़ के, ठीक है, ट्रांजिट स्टेट में होना. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कशन हमने चैप्टर 1 के अंदर भी की है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बताया था डिटेल में कि किस तरह से ब्लॉक्स की सूरत में हमने पीरियोडिक टेबल को ब्रेक किया है, ठीक है. तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाती है या ट्रांजिशन मेटल्स की जब बात करें, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स में फिर दो तरह के होते हैं. एक होता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, जिसके अंदर दो सीरीज चलती है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, लेंथेनम से और एक्टिनम से. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले. और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की भी बात करें तो उसके अंदर तीन सीरीज चलती है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज. तीन सीरीज चलती है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाया हुआ है. तो फर्स्ट सीरीज जो होती है वो उसको हम इस तरह याद करते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक, ठीक है. तो इनके सिंबल्स उस तरह से याद हो जाते हैं. बाकी नेमिंग की बात की जाए तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है. जब हम बात करें सेकंड सीरीज की तो उसको हम निमोनिक याद करते हैं किस तरह से, जारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई. और नेमिंग की जाए तो यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोल्बिडिनम, टेक्नीशियम, रोथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम. और जब हम बात करते हैं थर्ड सीरीज की, जिसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं, इससे को हम जो है वो 3D सीरीज कहते हैं, इसको हम 4D सीरीज कहते हैं, और इसको हम 5D सीरीज भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 3D ऑर्बिटल फिल हो रहा है, उसमें 4D ऑर्बिटल फिल हो रहा है, उसके अंदर 5D ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही होती है, ठीक है. तो जब थर्ड सीरीज की बात करें तो ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान पिटेंगे और मारेंगे. तो इसी को अगर हम कह दें तो लेंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ये हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? चुके ये बाहर की तरफ है और कुछ अंदर होते हैं. जैसे ये लेंथेनम के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं. लेंथेनम के नीचे एक एलिमेंट होता है एक्टिनम, उसके अंदर फिर 14 एलिमेंट्स होते हैं 89 के बाद से लेकर, तो वो सारे के सारे एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं. और जो हमारे चैप्टर का जो है वो टॉपिक नहीं है, चैप्टर 5, ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस बारे में कि यहाँ तमाम ही सीरीज को हमें नहीं पढ़ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बल्कि हमें यहाँ पर सेकंड और थर्ड को नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सीरीज को या 3D सीरीज को पढ़ना होता है. जस्ट वी डोंट हैव टू डिस्कस ऑल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ बिलोंग टू द ओनली फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यस, लेस रिड्यूस में नहीं, नॉर्मली हमारे कोर्स के अंदर ही, बुक के अंदर ही फर्स्ट सीरीज को सिर्फ पढ़ना है, सेकंड और थर्ड सीरीज को हम पढ़ने वाले नहीं है. और जिस तरह फर्स्ट सीरीज के अंदर हम यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कॉपर की मेटलर्जी को पढ़ेंगे, क्रोमियम के एलिमेंट पढ़ेंगे, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस तरह से मैंगनीज के एलिमेंट पढ़ेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर का कॉपर सल्फेट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एज अ कंपाउंड, ठीक है. तो डिफरेंट इस तरह के कंपाउंड्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है जो बिलोंग करते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से, ठीक है. तो अच्छा, हम इनकी मैंने यहाँ जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन नहीं लिखे, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. तो जैसे 3B सीरीज है, चैप्टर 1 के अंदर हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन NS1 होती है और N-1D2 होती है, NS2 होती है और N-1D1 होती है, ठीक है. और यहाँ पर क्या है तो NS2 और N-1D2, और इस तरह से ये हो जाएगा S2D3 और ये हो जाएगा S2D4, ये हो जाएगा S2D5, और 8B ग्रुप के अंदर क्या होते हैं S2D6, S2D7, S2D8 और यहाँ पर S2D9
और यहाँ पर S2D10 ये लिखा है ना चैप्टर 1 के अंदर, तमाम जो है जर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तमाम सीरीज की। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लें कि क्रोमियम वाले फैमिली में S2D4 इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं S1D5 कर लेते हैं। इस कॉपर को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं S1D10 कर लेते हैं। ठीक है, ये इन सब की वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ही एलिमेंट्स में, तमाम ही ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो D में जा रहा है, D1 से D10 तक के बीच में कहीं ना कहीं जा रहा है। और मैंने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। अब यहां पर आपको जिंक देख रहे हैं जहां पर जो है वो d पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फुली फिल्ड हुआ हुआ है। तो सूरत में जो 2b ग्रुप होता है ना, इस 2b ग्रुप को हम लोग कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो के मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है फेक, झूठा। जैसे कहते हैं ना कि एमीबा के जो लेग्स होते हैं प्री मेडिकल में उसको सूडोपोडिया कहते हैं, क्योंकि वो फेक लेग्स होते हैं एमीबा के। ठीक है, सूडो मतलब होता है झूठा। तो झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करेंगे जो आज हम पढ़ने वाले में डिटेल में आज आपको उसको समझाऊंगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रीजन्स में भी आस्क किया जाता है पेपर में। इस तरह से जो हमारे पास 1b ग्रुप होता है इसका हम स्पेशल एक अलग नाम दे देते हैं। 1b वाले ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉइनेज मेटल्स। वाई दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, बिकॉज कॉइन्स आर मेड फ्रॉम देम, सिक्के बनाए जाते हैं ना, तांबे का, चांदी का, सोने का सिक्का। 8b ग्रुप को हम एक खास एलिमेंट का नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कौन से, फेरो मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है, इनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह को। ये मैग्नेट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है तेजी के साथ, फास्ट अट्रैक्शन। तो ये सब बातें जब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी फिलहाल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम आते हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। वी हैव टू डिस्कस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जिसमें से आज मैं आपको शुरू की है 5 प्रॉपर्टीज बता दूंगा, बाकी कल के टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा, चूंकि वो डिटेल टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और उसी के अंदर हम यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी नोमेनक्लेचर होती है, नेमिंग रूल्स होते हैं। अगर आपने पास पेपर देखा होगा तो उसके अंदर आया हुआ होता है कि नेम द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो इनऑर्गेनिक का तो हम कर ही रहे हैं, साथ में इनऑर्गेनिक के भी नोमेनक्लेचर हमारे पास हैं। तो वो हम यहाँ पर चैप्टर 6 टॉपिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, ये इस तरह के वो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं जो बाकी किसी भी ग्रुप के एलिमेंट एग्जिबिट नहीं करते। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट की होती है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट बेयर करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट ही बनाता है। मतलब ये वो प्रॉपर्टीज है जो S ब्लॉक, P ब्लॉक वाले नहीं कर सकते, मतलब A वाले नहीं कर सकते, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A वाले नहीं एग्जिबिट करते। तो मैं डिटेल में उसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसको समझ लो कि वैलेंसी, कि जो वैलेंसी होती है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कि वैलेंसी तो कांस्टेंट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 7 में उसको डिस्कस किया था। वेरिएबल से मुराद किया जो चेंज हो सके, चेंज होते भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है या वैलेंसी सेम रहती है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम की वैलेंसी +1 है, वो हमेशा +1 रहती है, +1 के अलावा कभी +2, +3 नहीं हो सकता सोडियम। समझ में आ रही बात मेरी? जैसे पोटेशियम की बात कर लो हमेशा +1 रहेगी, कैल्शियम की बात कर लो उसकी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहेगी, एल्यूमिनियम की हमेशा +3 रहेगी। तो जहाँ तक बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब नुमाइंदा नासिर 1A से लेकर 8A ग्रुप तक के एलिमेंट्स, तो उनके लिए जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी है वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आयरन की बात कर लो, तो आयरन +2 वैलेंसी भी रखता है, +3 भी रखता है, फेरस और फेरिक, सही है। कॉपर की बात कर लो, कॉपर +1 वैलेंसी भी रखता है, +2 वैलेंसी भी रखता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, सुना होगा आपने बहुत बार ऐसा। तो ऐसा क्यों है?
भाई ऐसा तो बाकी एलिमेंट्स के अंदर नहीं होता, ट्रांजिशन में ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि आखिरकार ऐसा होता क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, और दूसरी बात कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये रखते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट because they can make bonds with ns and n-1d orbitals। देखो हर जो एलिमेंट है ना रिप्रेजेंटेटिव का एलिमेंट, वो हमेशा अपने s या p ऑर्बिटल मतलब अल्टीमेट शेल के साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो अपने लास्ट शेल से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, सेकंड लास्ट शेल से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। मतलब n-1 और एक ns पहले होता है, n-1d बाद में होता है। तो ns से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, n-1d से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। जब वो ns से बॉन्डिंग करते हैं तो ये बॉन्ड आपका कैसा बनता है? आयोनिक। और जब n-1d से करते हैं तो फिर वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो जाती है। DO2 के ये बॉन्डिंग इनकी इस शेल से भी होती है, NS2 से, NS से भी होगी और n-1d से भी होगी। ठीक है, दोनों शेल से ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। NS से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयनिक बॉन्डिंग करेंगे, और D वाले से क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग ये कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। अगर मैं उसको एक चार्ट की सूरत में आपको बताऊं, इस ऑक्सीडेशन स्टेट को, जैसे फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपको फर्स्ट सीरीज के लिए आपको बता देता हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, जैसे ये स्कैंडियम टाइटेनियम विनीडियम क्रोमियम मैंगनीज। ठीक है, तो उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अब लिखनी है हमें, तो ऊपर मैंने सबके जो है वो वेरिएबल वैलेंसीज, मतलब ऊपर मैंने उसकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है सबकी। तो इसकी क्या हो जाएगी? S2D1, इसकी क्या है? S2D2, इसकी क्या होगी? S2D3, इसकी क्या है? S2D4, इसकी क्या है? S2D5, इसकी क्या है? S2D6, इसकी क्या है? S2D7, S2D8, S2D9, S2D10। बाकी स्टेबल कर लेते हैं कॉपर को 1 और 10 कर लेते हैं, और यहाँ पर क्रोमियम को 1 और 5 कर लेते हैं। अब देखो क्या तरीका होता है, किस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम निकाल सकते हैं। जो वेरिएबल S से भी बॉन्डिंग करेगा, D से भी बॉन्डिंग करेगा। S से क्या करेगा? आयनिक बॉन्डिंग करेगा, और आयनिक बॉन्डिंग कैसे करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके करेगा। तो पहले क्या करेंगे? S से जितने भी इलेक्ट्रॉन है पहले वो पूरा निकाल देंगे, उसके बाद D से एक एक करके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, कैसे? S से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वैलेंसी क्या आ जाएगी इसकी? +2। फिर S से 2 निकालने के बाद D से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +3। तो स्कैंडियम की 2 वैलेंसी है। अब टाइटेनियम की कितनी वैलेंसीज होती हैं? अच्छा, इसकी वैलेंसी हम उस तरह से नहीं बता सकते ग्रुप नंबर को देखकर कि ये 2 3 भी क्या है तो +3 वैलेंसी होगी। जैसे है ना, हम 9 क्लास में और फर्स्ट में हम करते थे ना, 1A ग्रुप का +1, 2A ग्रुप का +2, 3A ग्रुप का +3, 4A ग्रुप का +-4, 5A ग्रुप का -3, 6A ग्रुप का -2, 7A ग्रुप का -1, 8A ग्रुप का 0। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हम ग्रुप नंबर को देखकर नहीं बता सकते वैलेंसी कितनी। इसमें हम इस तरह से बताते हैं कि S से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लें, फिर D से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें। अब यहाँ पर S से जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन S से निकालने के बाद D से 1 निकाले तो क्या हो जाएगा? +3। फिर D से दोनों निकाल दे तो क्या हो जाएगा? +4। 3 वैलेंसी होती है टाइटेनियम की। अब रेडियम पे आते हैं, S से पहले दोनों निकाल दे तो क्या हो जाएगा? +2। फिर D से 1 निकाल, S से दोनों और D से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +3, फिर +4, फिर +5। अब आ जाओ क्रोमियम पे, तो पहले S से क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, +1। फिर S से 1 निकलेगा और फिर D से 2 निकलेगा, +2, +3, +4, +5 और +6 तक किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि S से पहले 1 निकाल, S में जितना भी है पहले वो निकाल दो, उसके बाद D से एक एक करके निकालो, S को ऐड करते हो, स्टेप बाय स्टेप निकालते रहो। मैंगनीज को देख लो, पहले S से दोनों निकल जाएगा, +2, फिर D से एक करके +3, +4, +5, +6, +7। हर तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज बेयर करता है। मिसाल के तौर पर जब हम MnO2 की बात करें, मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात करें, MnO2 के अंदर मैंगनीज क्या होता है? +4 स्टेट में आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो। जब हम KMnO4 की बात करते हैं, यहाँ पर मैंगनीज क्या होता है? +7 निकल जाएगा। K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट की बात करें
+6 निकल जाएगा मैंगनीज यहाँ पर। अगर हम MnCl2 की बात करें तो यहाँ +2 निकल जाएगा। तो मैंगनीज आपको +2 भी दिख रहा है, +4 भी दिख रहा है, +7 भी दिख रहा है, +6 भी दिख रहा है। मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही कंपाउंड बना सकते हैं मैंगनीज। इतने सारी इसकी वैलेंसीज होती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज इसलिए हम कहते हैं। आयरन की बात कर लो तो आयरन क्या करेगा, पहले 2 एक साथ निकाल देगा +2, उसके बाद क्या होगा 2 एक साथ और D से 1 निकालेगा तो +3। अच्छा, नॉर्मली आगे D जब 5 हो जाएगा ना तो ये D स्टेबल हो जाएगा। मतलब मैंगनीज के बाद से ये केस लगाते हैं, D को स्टेबल कर देते हैं उसके बाद से। अब जब D स्टेबल हो जाएगा, D 5 हो गया ना, S से दोनों निकाला, फिर S से 2 निकाला और D से 1 निकाला। अब उसके बाद चूंकि D5 पे स्टेबल हो गया पार्शियली फिल्ड होने की वजह से, तो अब हम इसको और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसलिए आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 और +3, फेरस और फेरिक। जिंदगी भर पढ़ते रहे आप इसी को, तो क्यों निकलता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से ही आता है। कोबाल्ट की क्या निकालो, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर क्या निकालो, पहले D का 1 निकालो, D6 हो गया, फिर एक और निकाल दो, D5 स्टेबल हो गया, अब रोक दो। अब जो निकल +2 +3 +4 और +5, D5 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद कॉपर में +1 एक निकाल दो। अच्छा, फिर एक इलेक्ट्रॉन D ने यहाँ से इससे लिया हुआ था ना, वो एक वापस उसको कर देगा, तो एक और निकाल दो +2। अच्छा, इसके बाद में ये D10 हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, तो फिर ये बॉन्ड नहीं बनाता। तो कॉपर का +1 +2, बस ये 2 क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 आयन सिर्फ इसके होते हैं। ठीक है, तो आयरन के जिस तरह से 2 होते हैं, जैसे ये O जो कम वाला होता है ना उसको OUS लगा देते हैं, और जो ज़्यादा वाला होता है उसको E लगा देते हैं, फेरस फेरिक। इस तरह ये OUS वाला कॉपर का आयन क्यूप्रस और ये IC वाला क्यूप्रिक, +2 वैलेंसी जब आ जाए तो। अब जब जिंक की बात कर लेते हैं तो जिंक में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ +2, 2 निकलेगा। अच्छा, D पहले से देना स्टेबल है, स्टेबल है तो क्या होगा, वो और इलेक्ट्रॉन अपना नहीं निकाल पाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको शो किया सबसे पहली प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और वो क्या है, इट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। कोई पूछे क्यों होती है तो क्या बताना है, चूंकि ये 2 तरह से बॉन्ड बनाता है, S से भी बनाता है, D से भी बनाता है। S से आयनिक बनाता है लॉस करके, और D से कोवेलेंट बनाता है। अब ट्रिक क्या है, कैसे बताएंगे, क्योंकि रट्टा तो नहीं मार सकते ना इसको, तो कोई कॉन्सेप्ट बना ले, इतनी सारी वैलेंसी कौन याद कर सकता है। तो हम कॉन्सेप्ट क्या है कि S से पहले जितने इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो, फिर D से एक करके निकालो। तो हम इस तरह से हमने डिफरेंट तरह की हमारे पास वैलेंसीज आती गई हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर 8 जो 2B ग्रुप था उसके एलिमेंट को कहा था सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक कैडमियम मरकरी। वजह क्या है, वजह ये है कि ये जो जिंक है ना आपके पास, ये इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, सिर्फ एक वैलेंसी आ रही है जिंक की, बस एक। कभी जिंकस और जिंकिक सुना है, जिंकस ऑक्साइड जिंकिक ऑक्साइड नहीं, डायरेक्ट बोलते जिंक ऑक्साइड ZnO। क्यों, जिंक सिर्फ एक ही वैलेंसी एक्सिबिट करता है बस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाता है। तो क्या जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, नहीं रख रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट में शुमार नहीं हो सकता, ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फेक ट्रांजिशन एलिमेंट है तो D ऑर्बिटल अंदर इसके मौजूद है, D पे खत्म हो रहा है जाके, D ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट यही नहीं है, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ये पूरा नहीं कर रहा, सही, चूंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रख रहा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स उन सबके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। क्लियर हो रही है बात सारी, जो बता रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से अलग है। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों एक ही वैलेंसी रखते हैं, बिकॉज वो सिर्फ एक ही जो है वो ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाते हैं, लास्ट शेल से बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये क्यों एक से ज्यादा वैलेंसी रख रहा है, बिकॉज ये लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों से बॉन्डिंग करता है। क्लियर है कि सेकंड, इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी डिटेल में, इसको समझना है गौर से ध्यान लगा के। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन के ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हमेशा कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जब भी कंपाउंड बनाते हैं 1A से लेकर 8A ग्रुप तक के एलिमेंट्स, वो सब के सब ब्लैक एंड व्हाइट कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हैं, व्हाइट कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम कंपाउंड NaCl व्हाइट होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात कर ले मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट होता है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं ना, 1A ग्रुप 2A ग्रुप 3A ग्रुप वाले, वो सारे के सारे व्हाइट कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाता है, वो क्या कहता है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलरफुल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इसी को हम कहते हैं कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी थी, उसमें लिखा था वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग। औरत के नाम से एक नज़म लिखी थी ना, कि वजूद जन मतलब होता है औरत, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग। केमिस्ट्री के टीचर कहते हैं वजूद ट्रांजिशन एलिमेंट से तस्वीर कायनात में रंग। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट दुनिया में नहीं होते तो दुनिया में कोई रंग नहीं दिखता आपको। कोई चीज़ लाल, पीली, नीली, हरी दिख रही है ना आपको, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तभी कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है।
कुछ इस ब्लू है तो उसकी सी कॉपर का आयन उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई होगा, तभी ब्लू कलर आया है। कोई रेडिश कलर का तो उसमें आयरन का कोई ना कोई आयन मौजूद होगा। हर कलर जो बनता है ना, जो टेक्सटाइल कंपनी में अगर कोई वर्क करता है, आप जाकर पूछो कलर मिक्सर से कलर जो बनाते हैं वो बताएंगे आपको कौन कौन सा आयन से मिलकर हम कौन कौन सा कलर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कलर आते हैं किसी ना किसी जो है वो किसी ट्रांजिशन कंपाउंड्स की वजह से। वजह क्या है, क्यों आते हैं कलर, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए दो तरह की थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। एक थ्योरी आपके पास है कलर थ्योरी जो फिजिक्स की है, और दूसरी थ्योरी है CFT। CFT हम किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये दो थ्योरी को मिलाकर समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। कि जब आप देखते हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड आपको है वो ब्लू कलर का दिखता है, तो ऐसा क्यों है। जब आप देखते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो इसका कंपाउंड आपको जो है वो ब्राउनिश कलर का दिखता है, ऐसा क्यों है। जब आप निकल सल्फेट देखते हो NaSO4, ये कंपाउंड आपको ग्रीन कलर का मिलता है, ऐसा क्यों है। मैंगनीज क्लोराइड देखते हो तो ये कंपाउंड आपको पिंक कलर का दिखता है। सेकेंड रैम में आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, वैसे अभी तो प्रैक्टिकल्स वगैरह शायद नहीं हो सके कॉलेजेस के अंदर, लेकिन वहाँ पर आप सॉल्ट देखेंगे जो डिफरेंट कलर के सॉल्ट होंगे, कलर्ड सॉल्ट आपको दिए जाएंगे डिफरेंट तरह के, उसको टेस्टिंग करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है। तो कलर थ्योरी क्या चीज़ है, अगर कोई कलर आपको दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है। मिसाल के तौर पे ये रेड कलर से मैंने यहाँ पर सर्किल बना दिया, तो रेड कलर से ये सर्किल रेड आपको क्यों दिख रही है। वजह यह है कि एनर्जी सेवर जो रूम में एनर्जी सेवर मौजूद है, जब उससे रोशनी जाकर इस पर टकरा रही है तो वो तीन तरह के कलर्स, तीन तरह की रोशनी इस पर जाकर टकरा रही है। जो रोशनी टकरा रही है उसके तीन रंग हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इस पर रेड कलर की रोशनी भी जाकर इस पर स्ट्राइक कर रही है, इस पर ग्रीन कलर की भी रोशनी जाकर स्ट्राइक कर रही है, और इस पर ब्लू कलर की भी रोशनी जाकर स्ट्राइक कर रही है। अब कर क्या रहा है, ये दो कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब दो कलर को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये ब्लू और ये ग्रीन ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जो बाकी बच जा रहा है उसको वो रेडिएट कर दे रहा है। इसलिए आपको ये रेड कलर की लाइट दिख रही है, इसलिए रेड कलर का सर्किल दिख रहा है। इस तरह से अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन दिखने की वजह क्या है, वजह ये है कि इस पर जाकर टकरा रही है लाइट RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये ब्लू और रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ग्रीन कलर के लाइट को रेडिएट कर दे रहा है। वही आपकी आंखों पे जाकर वो लाइट जाकर टकरा रही है रेटिना पर, रेटिना आपको कलर सेंसेशन दे रहा है कि ये ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से जब ये ब्लू कलर का सर्किल जब मैंने ड्रॉ किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसने कौन से रंग को, इसने ग्रीन और रेड, तीन प्राइमरी में से रेड और ग्रीन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और रेडिएट क्या कर दिया, ब्लू। तो वो ब्लू रंग आपको दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कलर थ्योरी इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, के रंग दिखते क्यों हैं हमें अलग अलग किस्म के, लाल लाल क्यों है, पीला पीला क्यों है, नीला नीला क्यों है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ में आ गई कलर थ्योरी के रंग क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो भी कलर की लाइट रोशनी जो निकलती है एनर्जी सेवर से या सूरज से, वो व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट तीन रंगों का कॉम्बिनेशन होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों मिक्स हो जाते हैं तो व्हाइट लाइट बन जाती है। वही व्हाइट लाइट जब किसी कंपाउंड से जाकर टकराती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ लाइट रेडिएट हो जाता है। जो रेडिएट हो जाता है ना, उसकी वेवलेंथ आपको कलर सेंसेशन देती है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट कलर की फॉर्मेशन करती है। अब आते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, CFT। यस, सात रंग होते हैं, दैट इज यस, वाइट प्योर जिसको कहते हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग। ये 7 रंगों को भी अगर हम और ज्यादा इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो वो 3 रंग बन जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स आपने पढ़ा होगा, ये रेड ग्रीन को मिला दो तो फिर एक नया कलर बन जाएगा, ब्लू ग्रीन को मिला दो तो अलग कलर बन जाएगा, तो वो सेकेंडरी कलर्स हैं। मैं प्राइमरी कलर्स की बात कर रहा हूँ, वो 3 होते हैं, RGB के फिर बीच में डिफरेंट शेड्स और आ जाते हैं, इंडिगो, वायलेट, इस तरह के शेड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो छोटे क्लास में होते ना वो इस तरह के डायग्राम बनाते थे, यूं करके यूं करके यूं करके कलर मिलाते थे, अलग अलग कलर्स, ये प्राइमरी कलर, ये सेकेंडरी कलर, बीच में वाइट आ जाता था, याद है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती थी, कलर करते थे इसके अंदर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसे कहते हैं, CFT। ये बताता है किस तरह से कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल की जब तुम बात करो तो डी ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था। डी ऑर्बिटल 5 एक्सिस पे लाई करता है, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। ये 5 अलग अलग ओरिएंटेशन है, 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं जो डी सब शेल के अंदर लाई करते हैं। तो होता है क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, ये जो हो ना, ये स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। इस तरह से 3 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं और ये 2 ऑर्बिटल अलग स्प्लिट हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल जो स्प्लिट होते हैं, DXY, YZ, ZX, ये इनकी लो एनर्जी वाले होते हैं, ये लो एनर्जी की सूरत में अलग हो जाते हैं, और ये हाई एनर्जी की सूरत में ये अलग हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं, लो एनर्जी वालों को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल, और हाई एनर्जी वाले को कहते हैं EG ऑर्बिटल।
तो ये जो 5 इसके है ना, 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 और 2 की सूरत में अलग हो जाते हैं। 3 लो एनर्जी वाले होते हैं और 2 जो है वो हाई एनर्जी वाले होते हैं। उसको मैं यहाँ पर और डिटेल में आपको बताता हूँ एनर्जी डायग्राम बनाकर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ये आपके पास जो है वो आपके पास एक डी का सब शेल है, ठीक है। और डी सब शेल जो है वो 5 अलग अलग ओरिएंटेशन में टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये 5 इसके डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। एक आपके पास ये अच्छा एक आपके पास डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है, एक डी जेड एक्स है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक डी जेड स्क्वायर है। ये पांचों पे इलेक्ट्रॉन से किरण कोई ना कोई होंगे इस तरह से। आप 1 2 3 4 डिपेंड करता है कौन सा सीरीज के कौन सा एलिमेंट को आपने लिया है, ठीक है। उसके लिहाज से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। अब ये 2 पार्ट पे ब्रेक होता है, ठीक है, इस तरह से। तो पहले ये 3 ऑर्बिटल एक तरफ ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं T2G ऑर्बिटल। फिर ये 2 जो है वो अलग ब्रेक हो जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं EG ऑर्बिटल्स। और जब एनर्जी की बात करें लो से अब जब जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसकी लो एनर्जी वाला है ये, और ये ऊपर जाकर है तो ये फिर हायर एनर्जी वाला है। और उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ना, उसको जो है वो आपके पास डेल्टा एनर्जी, डेल्टा ई से हम उसको शो कर सकते हैं, जो चेंज एनर्जी इनके अंदर आ रही है। अब लेट्स से कि अगर हम बात कर लें कॉपर की, बात कर लें कॉपर के लास्ट शेल में कर लें तो एस जो है S2D9 होता है ये, ठीक है, S2D9 होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से S2D9 बना सकते हैं। डी पर 9 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने। अब 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 इलेक्ट्रॉन भर गए उसके अंदर इस तरह से। अब होगा क्या कि T2G का एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा हाई पर, T2G से EG, ये ट्रांजिशन होगी, एक ट्रांजिशन होगी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। T2G से EG ट्रांजिशन होगी। अब इससे क्या होगा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे कॉपर आयन है, अच्छा कॉपर का मेटल नहीं, कॉपर के आयंस, कॉपर सल्फेट की मैं बात कर लेता हूं, जैसे CuSO4, और कॉपर सल्फेट के अंदर Cu+2 होता है और ये सल्फेट -2 होता है। तो कॉपर, तो खुद कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है S2D9, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि S से फिर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो फिर उस सूरत में कॉपर +2 आयन है। चूंकि कॉपर आयंस का कलर होता है, कॉपर मेटल का कोई खास कलर नहीं होता, कॉपर के आयंस कलर एग्जिबिट करते हैं जो कि ब्लू कलर के आयंस होते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट को नीला थोता भी कहते हैं, ब्लू स्टोन कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ब्लू कलर का सोल्यूशन आपने देखा 9th क्लास में इस्तेमाल भी किया होगा। तो वो ब्लू क्यों होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, लो एनर्जी से हायर एनर्जी पे जंप मार देता है, तो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लेट्स से कि वो किस रेडिएशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, रेड और ग्रीन। और जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। जिस कलर में एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट कलर में रिप्लेस करेगा। तो किसमें रिप्लेस कर देगा, किसमें रिलीज करेगा, ब्लू कलर में रिलीज करेगा। और ये ट्रांजिशन हर वक्त T2G से EG ट्रांजिशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हर वक्त ही होती रहती है। और इसी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है कि आपको कोई चीज़ जो है वो ब्लू कलर की दिख रही होती है। मिसाल के तौर पर जब ये मैंने ब्लू कलर का ये बनाया हुआ ना ये सर्किल, इसके यकीनन कोई ना कोई कॉपर +2 आयन इसके अंदर मौजूद होगा, जिससे इंक बनी होगी, कॉपर +2 आयन। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब इससे रोशनी टकरा रही है एनर्जी सेवर की, तो एनर्जी सेवर की रोशनी लेकर इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, T2G से EG ऑर्बिटल पे शिफ्ट कर रहे हैं। और कौन से कलर के, कौन से वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ग्रीन और रेड वाले। और रिलीज कौन से कर रहे हैं, फिर इसका अपोजिट जो कलर है जो कि ब्लू कलर है। और वो ब्लू कलर कंटिन्यूसली ट्रांजिशन कंटिन्यूसली हो रही है, अप डाउन हर वक्त हो रहा है, एक्साइटेशन हर वक्त हो रही है T2G से EG में। और इससे क्या हो रहा है कि हर वक्त आपको ये कलर जो है वो किस तरह का दिख रहा है, ब्लू कलर का सर्किल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इससे सर्किल रेड कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर यकीनन कोई Fe+3 आयन है। फेरिक आयन नॉर्मली रेड कलर के होते हैं, रेडिश ब्लू टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर आयरन का कोई आयन है, तो इस पर जाकर रोशनी टकरा रही है। तो अब क्या हो रहा है कि एब्जॉर्ब जो रोशनी हो जा रही है वो ग्रीन और ब्लू हो जा रही है, और जो रिलीज हो जा रही है वो कौन सी, रेड कलर की रिलीज हो जा रही है। तो आप रेड कलर की लाइट देख रहे हैं। तो ये जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपको टोटली एक्सप्लेन करती है कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट में, T2G और EG। T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। लोअर से हायर पे जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हायर से लोअर पे आते हैं तो रिलीज कर देते हैं। और जिस कलर का एब्जॉर्ब करते हैं इसका अपोजिट कलर का रिलीज कर देते हैं। इसलिए आपको डिफरेंट कलर की वेवलेंथ की लाइट आपको दिख रही होती है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। अच्छा देखो, अगर कोई ब्लैक कलर, तो देखो एक और बात में, ब्लैक कलर अगर कोई दिख रहा है
तो ब्लैक कलर किस लिए दिख रहा है, तो मैंने अभी ये बताया कि ब्लैक का मतलब ये हो गया कि जो तीनों कलर्स पे टकरा रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये तीनों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और रिलीज कुछ नहीं कर रहा है। तो रिलीज कुछ नहीं हो रहा है तो ब्लैक कलर दिख रहा है। तो ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ कलर। ये जो व्हाइट कलर को दिख रहा है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर के ये सब व्हाइट है, तो व्हाइट का मतलब क्या हो रहा है, तीनों जो टकरा रहे हैं ना वो तीनों को क्या करते हैं, रिलीज कर दे रहा है, कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। तो जब वापस तीनों रिलीज हो रहा है तो रेड ग्रीन ब्लू मिलकर क्या हो जा रहा है, व्हाइट हो जा रहा है। तो व्हाइट में क्या हो रहा है, तीनों रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और ब्लैक में क्या हो रहा है, तीनों एब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक कलर तमाम रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना वो काला कपड़ा पहनने से ज्यादा गर्मी लगती है। वजह क्या होती है, ब्लैक जो है ना वो सारे एब्सॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस को अपने अंदर, रिफ्लेक्ट कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता रहा हूं, आखिरी बात बिल्कुल, कि जिंक को यहां पर भी अब हम झूठा साबित करते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट साबित करते हैं। कैसे, जिंक है ना, अब जिंक का कोई भी कंपाउंड आपने ले लिया, जैसे कि ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक के जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो व्हाइट होते हैं। जिंक के सारे कंपाउंड, जिंक क्लोराइड, आपने देखा होगा सेल है ना, सेल के अंदर सेल जिससे बनाया जाता है, सेल जब कभी फट जाता है, सेल जब कभी फटता है तो सेल के फटने से व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है उसके अंदर से, व्हाइट है ना, देखा है व्हाइट कलर का पाउडर, सेल जब फूल जाता है, सेल के फूलने के बाद व्हाइट पाउडर उसके अंदर से निकलता है, ठीक है। तो उसको हम जिंक क्लोराइड कहते हैं, ZnCl2। तो जिंक जो होता है, जिंक की वैलेंसी +2 पर होती है। अब जिंक होता है S2D10, ठीक है, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D10, ठीक है, +2 वैलेंसी। D10 की से मुराद टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, सही है भाई, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से मुराद यहां पर हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया जिंक के लिए। नाउ दिस इज जिंक, 10 हो गए, 2 4 6 8 10, ओके। अब क्या इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है E2G से Eg की तरफ? नहीं, क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, ट्रांजिशन करेगा कैसे, सब फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से क्या है, कोई भी कलर रिलीज नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जिसका कंपाउंड होगा, जिंक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं या फिर वो वाइट होते हैं। तो क्या जिंक कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है? नहीं कर रहा, वाइट कंपाउंड बना रहा है। इसकी वजह से जिंक एक सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। सूडो ट्रांजिशन से मुराद है कि ये कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। ट्रांजिशन की इस प्रॉपर्टी को भी, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट नहीं रखता जिंक, वैसे ही कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर कोई एक्सप्लेन करके पूछे तो हम बताएंगे क्रिस्टोफर थ्योरी के अकॉर्डिंग डी पर चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ओवरऑल T2G Eg सब भर जाता है, तो ट्रांजिशन के लिए जगह होती ही नहीं है। बाकी सब कोई ना कोई कलर बना सकते हैं, क्यों? चूंकि उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब वो जितने वेवलेंथ के लिहाज से रिलीज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस लिहाज से अलग अलग कलर्स उसके आ रहे हैं। ये पे डिपेंड करते हैं, फिर बहुत डिटेल एडवांस टॉपिक है कि कौन सा कलर निकालेगा, कौन सा रिलीज करेगा, तो ये डिटेल एक टॉपिक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आया कि कलर बन क्यों रहा है इसकी वजह से, सही है भाई। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप याद रखें कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, ना सोडियम को कर पाएगा, ना सल्फर को कर पाएगा, ना किसी और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से 3 तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर नहीं, डाया नॉट डाई, दिस इज डाया मतलब नेगेटिव। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरा मतलब होता है लिटिल अट्रैक्शन, जैसे पैराफिन हमने पढ़ा था अल्केन्स के अंदर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर लेस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। और कुछ हमारे पास होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर मोर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिसको मैग्नेट बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और दे कैन बी मेड मैग्नेट। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही होते हैं जिनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मैग्नेट भी बना सकते हैं सिंगल टच या डबल टच मेथड से। हम जो है वो उनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो 8B ग्रुप के एलिमेंट्स मैंने ऊपर यहाँ पर आपको दिखाए हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट जिनको हम कह सकते हैं। अब क्या वजह है कि इस चीज़ को जो है वो मैग्नेट अपनी तरफ जो है वो नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? तो इसके पीछे वजह क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। अगर
नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में तो उसका मतलब क्या होगा, फिर उस एलिमेंट को जो है वो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, मैग्नेटिक अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा। जैसे कि जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता। क्यों? चूंकि जिंक के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अच्छा, अगर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर थोड़े से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। 8b ग्रुप के अलावा बाकी 1b से लेकर 7b तक जितने भी मतलब जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 8b को छोड़कर और जिंक वाले ग्रुप को छोड़कर वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं। और 8b वाले डायमैग्नेटिक। क्यों? बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी। अब कैसे, इसको मैं समझाता हूँ, इसको डिटेल में समझाता हूँ। तो मैंने एक राय कायम कर दी कि आखिरकार डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कैसे होते हैं सब्सटेंसेस। अब अगर आप देखो एक मैग्नेट क्या चीज़ होती है बच्चे, ये दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ कि नॉर्थ पोल क्या चीज़ होती है और साउथ पोल क्या चीज़ होती है मैग्नेट के अंदर। इन दो पोल्स का मतलब ये होता है ना, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इनके लास्ट शेल में, वो किसी एक खास ओरिएंटेशन के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एन पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नॉर्थ साइड पर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। उनके सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस हाफ की लेट से है। और एस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इनका स्पिन क्वांटम नंबर -½ पर है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना क्वांटम नंबर्स के अंदर। तो इसका मतलब नॉर्थ और साउथ का मतलब ये होता है कि नॉर्थ के साइड पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे साउथ वाले किसी दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग, इसलिए इसको हम कहते हैं मैग्नेट। ये एक चुंबक कहलाता है, इसके अंदर पोल्स जनरेट होते हैं प्लस और माइनस की तरफ से। अब यहीं पर आपके पास क्या है, कोई आयरन का पीस मौजूद है, लोहे का पीस मौजूद है। अब इतना बड़ा लेट से कि ये कोई आयरन पीस है। अब आयरन पीस से आप जानते हैं कि आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन के अंदर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। उसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब इसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना भाई, 4 अनपेयर्ड है ना भाई। ये डी के 5 ओरिएंटेशंस अलग अलग बन गए। अब ये पांचों इस तरह से नहीं होते हैं, अब जैसे कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे होता है, आगे पीछे में तरतीब होते हैं। अब जब कोई मैग्नेट इस तरफ आता है, जैसे ये साउथ की तरफ से साउथ ला रहे हैं ना, जैसे इसको लेकर आते हैं ना करीब इसके, तो क्या होता है कि सारे के सारे जो है ना इसी की तरह से ओरिएंटेशन हो जाते हैं, सारे के सारे क्लॉकवाइज हो जाते हैं और जाकर इस पर चिपक जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स है ना स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल घूमता है ना तो एक मैग्नेटिक जो है वो एक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। तो क्या होता है कि एस सारे के सारे क्लॉकवाइज हो जाते हैं और ये आयरन चिपक जाता है। अब लेट से कि नॉर्थ की तरफ से ला रहे हैं तो ये सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। फिर जाकर अगर ये साउथ इधर पर आ जाएगा, नॉर्थ इधर पर आ जाएगा, और हम सारे अगर इसको इस तरह से, ये इस तरह से कर लेंगे और ये ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जाकर इसके साथ चिपक जाएगा। तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तब जाकर क्या होगा, मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी के लिहाज से वहां पर वो जाकर चिपकेगा। अब यही अगर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, जैसे स्कैंडियम की बात करें, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड, तो फिर वो कम चिपकेगा या ऐसा चिपकेगा आपको एहसास ही नहीं हो कि आप ये चिपक गया उसके साथ। और अगर जिंक की बात करेंगे, जिंक में क्या है, D10, आप D10 है तो क्या हो गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, पेयर में होगा ना सारे, तो क्या चंबुक उसको जरा भी चिपकाएगा, कभी भी नहीं चिपकाएगा। क्यों नहीं चिपकाएगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस वजह से होता है, अनपेयर्ड नहीं होने की वजह से। पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और फेरोमैग्नेटिक कब होगा, जब मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसको हम मैग्नेट बना भी सकते हैं, मिसाल के तौर पर ना, कि जो आयरन है, ये आयरन का एक पीस है। अब आयरन के पास जो है वो जो है टोटल आपके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, लेट्स अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे पीछे बेतरतीब है, यूं है। तो जब इसको मैग्नेट से चिपका लेते हैं तो सब एक ही तरफ स्ट्रेट आ जाते हैं, एक ही तरफ आ जाते हैं, एक ही रोटेशन में आगे चिपक जाते हैं। उसके बाद जब हटाओगे दोबारा आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली इसको ऐसे ही रखना तो क्या करो, सिंगल टच मेथड, रबिंग करते रहो उसके अंदर। जब रब करते रहोगे ना, जैसे जब रब करते रहो बहुत देर तक, तो क्या हो जाएगा, बहुत देर तक रब करने से इस पर मैग्नेट, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रख लेगा। जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह के अंदर होता है ना, बहुत बार रब करते करते स्क्रू ड्राइवर के साथ जो है वो स्क्रू वगैरह चिपकने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब वजह किस वजह से होती है, जो कि बहुत देर तक रब करने की वजह से इसमें जो पहले तो टेम्पोररी क्रिएट हो रहा था ना ये पोलैरिटी, फिर क्या होता है, परमानेंट क्रिएट हो जाता है। फिर मैग्नेट हटाने में भी ऐसे ही रह जाता है,
और जब ये ऐसे ही रह गए सारे एक साइड वाले, तो क्या ये भी मैग्नेट की तरफ से अटैच कर जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेट का ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और उसके अलावा अगर बहुत देर तक रब करते हो मैग्नेट को तो उसको मैग्नेट बनाया भी जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर नहीं हो सकती। एल्यूमिनियम के अंदर कभी भी टच नहीं होगा। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में कभी भी चिपकाओ ना, मैग्नेट नहीं चिपकाएगा एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में। क्यों? क्योंकि वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, वो भी सारे नहीं, सिर्फ वो जो कि जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 8p के, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिनको आप मैग्नेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? फोर्थ इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, या फिर जब हम निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम को इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट के तौर पे, या फिर हम जो है वो प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर। तो ज़्यादातर जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या खुद ही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे क्या वजह होती है कि ये एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इस्तेमाल, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये जिसमें जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास C2H4 इथीन होता है, जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये C2H6 बन जाता है, इथेन बन जाता है। और ये रिएक्शन हम किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं? निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे निकल करता क्या है ऐसा जिसकी वजह से रिएक्शन फिजिबल हो जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके जो है वो सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, जिनको हम वॉइड्स कहते हैं, या उन्हीं वॉइड्स को हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इन्हीं छोटे छोटे पोर्स पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जैसे कि ना इसके अंदर एड्जॉर्ब हो जाती है H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो कि लेस रिएक्टिव होता है। और जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है कि यही हाइड्रोजन निकल जाता है किस स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में। तो जब हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं हाई टेम्परेचर पे इथीन के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस पहले तो एड्जॉर्ब होता है एज अ सरफेस निकल के ऊपर, फिर जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो इस पोर्स के अंदर से जो एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, इस पोर्स के अंदर से, इन वॉइड्स के अंदर से, इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर से क्या होता है? हाइड्रोजन बाहर निकलता है किस स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में। और एटॉमिक हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वो हाइड्रोजन फॉरन से C2H4 से रिएक्शन करके उसको C2H6 में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं ओवरऑल कि ये निकल क्या कर रहा है? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके, किसी लेस रिएक्टिव स्पीशीज को मोर रिएक्टिव बना के। बात समझ में आ रही है? इसलिए ज़्यादातर जितने भी हमारे पास जो है वो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। तो यही V2O5 क्या कर रहा होता है? रिएक्शन के बाद V2O4 और ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा होता है। यही ऑक्सीजन गैस क्या होता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, कॉन्टैक्ट चेंबर के अंदर, कॉन्टैक्ट टावर में। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, इस लेस एक्टिव स्पीशीज को मोर एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है वॉइड्स के अंदर तो मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है, जो कि लेस रिएक्टिव होता है स्टेबल होने की वजह से, और जब हीट करते हैं तो क्या होता है? उन्हीं वॉइड्स के अंदर से हाइड्रोजन गैस एटॉमिक स्टेट में बाहर निकलती है, और एटॉमिक हाइड्रोजन गैस होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो एडिशन रिएक्शन करने में मदद देता है, हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? परफेक्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इस टॉपिक को चैप्टर 2 हाइड्रोजन के अंदर मैंने मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर बता दिया आपको। ठीक है? यस, बिल्कुल। इंटरस्टिशियल, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही बात बताई कि कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, जैसे टाइटेनियम की बात कर लें, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि उसके अंदर जो है वो अब जो कि बड़े एटम्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, अब उनके पास कम से कम 4 शेल होते हैं, जो कि 4th पीरियड में होता है, 5 या 6 शेल होते हैं। तो अब क्या होता है? जब साथ में वो अटैच हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो क्या होता है? उनके बीच में आप देख सकते हैं कि जो है वो कुछ गैप्स बन जाते हैं उनके मिलने से, बड़े बड़े एटम्स के मिलने से। उन्हीं गैप्स को हम लोग कहते हैं वॉइड्स कह देते हैं, या उन्हीं गैप्स को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस।
अब इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर क्या होता है कि कोई छोटे आइटम आकर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वैसे मैंने सिर्फ हाइड्रोजन बताया था, बोरॉन, कार्बन या नाइट्रोजन ये भी जाकर एब्जॉर्ब हो सकता है। जो छोटे आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, के पास सिर्फ 2 शेल होते हैं या 1 शेल होता है, वो जाकर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर एक कंपाउंड बना लेता है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता बल्कि एक फिजिकल रिएक्शन के थ्रू आपस में बस एड्जॉर्प्शन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एड्जॉर्प्शन होती है। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जस्ट सरफेस के अंदर जो है वो आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वो पूरे अंदर तक सरायत कर जाते हैं, जस्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन में मेटालिक हाइड्राइड में मैंने उसको डिटेल में इस चीज़ को बताया था। और यही कंपाउंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स भी होता है। नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्यों होते हैं? जो कि हम इस तरह फॉर्मूला लिखते हैं ना, TiH 1.7। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर TiH 1.7 होगा, कभी ये भी हो सकता है TiH 0.4। मतलब कभी हाइड्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जैसे कि हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं जिसमें होल नंबर में एटम्स मिले हुए होते हैं, H2O, Na2CO3, CO2। लेकिन जब हमारे पास फिजिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है, तो क्या होता है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन या एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं। और इसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की एक एग्जाम्पल में हमारे पास हो जाएगा अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय हम कहते हैं भरत को, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होते हैं? 2 मेटल्स का मिक्सचर। आपको पता है ना, सुना स्टील, स्टील एक अलॉय है, फौलाद। स्टील किसका अलॉय है? आयरन के साथ निकल या क्रोमियम हम ऐड कर लेते हैं। तो ये जो ऐड हो रहा होता है ना साथ में, और उसके साथ कार्बन ऐड हो रहा होता है, तो ये जो आयरन के साथ जो कार्बन ऐड हो रहा होता है, फिर निकल, क्रोमियम, ये हम इसी नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकली जो है वो 2 कंपाउंड साथ, 2 एलिमेंट साथ में मिल जाते हैं और इनके मिलाप से कंपाउंड की तैयारी हो जाती है, जैसे कि अलॉय की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरह के इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं। और वजह क्या होती है? इनका बिगर साइज, बड़ा साइज होने की वजह से क्या होता है, जब ये साथ में क्रिस्टल लैटिस इनके आपस में जुड़ते हैं, जब ये एटम साथ में जुड़ते हैं तो बीच में उनके स्पेस गैप बन जाते हैं, इनको वॉइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। इनके अंदर कोई छोटा एटम आकर घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई फिजिकल रिएक्शन के थ्रू कंपाउंड बन जाता है, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड कहलाता है। और कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, वेरिएबल रेशियो में जुड़े होते हैं, जो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई है? तो ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। छठा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर वहीं पर मैं आपको रूल्स वगैरह बताऊंगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की जाती है। तो ये आज हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखते हैं, कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, क्यों कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे 5 प्रॉपर्टीज आपको टोटली क्लियर है किस तरह से मैंने बताया? ठीक है।